से महिलाएं पुलिस में गई है। अभी रोड पर जहाँ जाइएगा कहीं कार्यक्रम होता है तो महिलाएं काफी वर्दी में देखते हैं, कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो महिला को हम लोग देखते हैं। इतना ही नहीं हुआ है, पंचायती राज का जो चुनाव हुआ त्रि स्तरीय पंचायत राज का, उसमें अभी काफी हमारे महिलाएं मुखिया हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद है। ये सब पहले कुछ नहीं था। ये जब से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी बिहार में महिलाओं को आरक्षण देना शुरू किया, तब से इतना महिला आगे बढ़े हैं। नहीं तो महिला तो कहीं पंचायत राज में, जो भी पंचायती राज त्रिस्तरीय में चुनाव होता है, कहीं नजर नहीं आता था। अभी तो खास करके जो गरीब वर्ग के महिला हो, चाहे SC हो, ST हो, पिछड़ा हो तो पिछड़ा हो, ये तो आरक्षण दिया है। सभी वर्ग के महिलाएं मुखिया, सरपंच, समिति, जिला पार्षद, ये सब जीत करके आई है। और इतना ही नहीं, अभी गांव में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। महिलाएं बोलती है इज्जत घर। इज्जत घर हम लोग उसको कहते हैं जो शौचालय निर्माण हमारी सरकार चलाई है, इसको हमारी महिलाएं इज्जत घर कहती है। जो गरीब वर्ग के महिलाएं थे, जिनको 5 बजे से पहले जाना पड़ता था सोच के लिए सड़क पे, और अभी जो महिलाएं इज्जत घर बनाई है, वे उनको कोई चिंता फिक्र नहीं रहता है। उसके तो चलते बहुत सारे घटनाएं भी होती हैं, सभी घटनाओं पर भी अभी अंकुश लगा है। ये सब सारी देन हमारे सरकार की है और काफी महिलाएं का विकास हुआ है। देश में नंबर 1 हमारे बिहार हैं, जो महिलाओं को सभी चीजों में आरक्षण दिया जा रहा है, और जो योजना बिहार में लागू होता है वह योजना देश में बिहार के बाद इसी को देख करके लागू करता है। ये सारी योजनाएं चल रही हैं। और अब आप लोग हमारे उप मुख्यमंत्री जी हम विस्तार से आप लोगों को बताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, जिनको सुनने के लिए हम आतुर हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार से अपने आशीर्वाद को जोरदार तालियां। माननीय मंत्री डॉक्टर रामजी ऋषिदेव जी, समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार प्रसाद जी, महिला विकास निगम की प्रमुख निदेशक डॉक्टर N विजयलक्ष्मी जी, श्री यूनिसेफ के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जनाब अब्दुल रहमान जी, श्री राजकुमार जी, श्री रुपेश कुमार जी, श्री आलोक कुमार जी, और यहाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई हुई बच्चियों, अन्य उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, जैसा अतुल जी ने और N विजयलक्ष्मी जी ने आपको बताया कि पूरे देश के अंदर ये राष्ट्रीय बालिका दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, मैं अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं का भाषण सुन रहा था। कई बार किसी को ऐसा लग सकता है कि बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं उसमें बिहार बहुत पीछे है, लेकिन आप अगर तुलना करेंगे कि 2005-06 में बिहार की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, तब हम उसका सही आकलन कर पाएंगे। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था कि आज जो केरल राज्य है और फिर तमिलनाडु का कुछ हिस्सा रहा होगा, ट्रेवनकोर, कोचीन, ये जो राज्य है, वहाँ पर आज़ादी के पहले 1930-40 में उनका जो कुल ट्रेवनकोर का जो बजट था, उसका 25% केवल शिक्षा पर खर्च किया करते थे। तो आप देखेंगे जो दक्षिण के राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, या फिर ये राज्य हर पैमाने पर आगे बढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं। आज अगर केरल में
महिलाओं की साक्षरता 100% है। ये कोई 10-20 साल के प्रयास का परिणाम नहीं है। ये पिछले 60-70 साल से 100 साल से लगातार जो प्रयास हुए उसका आज परिणाम दिखाई पड़ रहा है। यहाँ बैठे सभी लोगों ने सावित्रीबाई फुले का नाम सुना होगा। मैंने लगभग 150 साल पहले महाराष्ट्र में सावित्री फुले का जन्म हुआ, जिसने लड़कियों की शिक्षा प्रारंभ की है। और जब लड़कियों की शिक्षा प्रारंभ की तब उन पर पत्थर फेंके गए, गालियां दी गई कि लड़कियों को तुम कैसे पढ़ा रही हो। कहने का तात्पर्य यह कि आज जो राज्य प्रगति की दौड़ में या महिलाओं के विकास की दौड़ में अगर आगे बढ़े दिखाई पड़ते हैं, उसका कारण है कि उन राज्यों में इस दिशा में बहुत पूर्व काम हुआ। वहां बड़े बड़े समाज सुधारक हुए। बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, यानी दर्जनों इस प्रकार के समाज सुधारक हुए जिन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का काम किया, और आज उसका परिणाम दिखाई पड़ता है। और कई बार हम लोग को बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिस भारत में हमने धन का प्रतीक, पैसे के प्रतीक कौन है तो लक्ष्मी, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो धन की प्रतीक है लक्ष्मी, विद्या की प्रतीक है सरस्वती, और शक्ति की प्रतीक है दुर्गा। उस देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां शिक्षा से वंचित कैसे होगी? जहां लक्ष्मी प्रतीक है वहां पर महिलाओं को अधिकार नहीं है संपत्ति का। जहां दुर्गा शक्ति की प्रतीक है, पुरुष भी दुर्गा की पूजा करता है। शक्ति की अगर शक्ति चाहिए तो दुर्गा की पूजा, वह महिला अबला कैसे होगी, कमजोर कैसे होगी? मित्र, मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। अरे बात तो आप जितने देवी देवता का चित्र देखेंगे तो किसी देवी देवता का चित्र आपने घूंघट में नहीं देखा होगा, अपने सीता को घूंघट में नहीं देखा होगा। आपने कभी भी जो देवी देवताओं के विवाह का कभी कोई प्रसंग आता है तो बाल विवाह नहीं सुना होगा कि पार्वती जी की शादी और 8 साल या 10 साल की उम्र में हुई। तो इसका मतलब कि हमारा जो प्राचीन इतिहास रहा है उसमें महिला और पुरुष दोनों बराबर थे, और महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं थी, और महिलाओं ने समाज के विकास में आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेकिन दुर्भाग्य से और मुख्य रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जो गुलामी का कालखंड था, उस गुलामी के कालखंड के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती चली गई कि लोगों ने अपने बच्चों का विवाह करना प्रारंभ कर दिया, बाल विवाह प्रारंभ हो गया, घूंघट की प्रथा प्रारंभ हो गई। और इसलिए आज इन कुरीतियों के खिलाफ हमको लड़ना है। और मैं एन विजयलक्ष्मी जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में इन्होंने महिलाओं के, लड़कियों के और विकास की दिशा में महिला विकास निगम ने जो काम किया है। और अभी भी मैं वो डैशबोर्ड देख रहा था जो रिपोर्ट कार्ड है, और मैं पत्रकारों से खास करके आग्रह करूंगा इस रिपोर्ट कार्ड की कॉपी लेकर आप उसका अध्ययन कीजिए कि अगर फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर, अगर उसके अंदर बिहार कहाँ 4.3 था हमारी फर्टिलिटी रेट, 4.3, और आज घटकर 3.3 हो गई। यानी एक महिला और कितने बच्चे पैदा करती है, तो 4.3 अपने पूरे उस कालखंड के अंदर वो घटकर 3.3 पर पहुंच गया। लेकिन जो उल्लेखनीय बात थी कि बिहार के कुछ जिले, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और भी कुछ जिले, जहां अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है बहुत ज्यादा है। इसलिए हमको इस दिशा में जब काम करना है तो पूरे बिहार का मानचित्र और बिहार के मानचित्र में
कौन जिले जहाँ साक्षर निरक्षरता ज़्यादा है, कौन जिले हैं जहाँ महिलाओं पर क्राइम ज़्यादा है, कौन से जिले जहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, और उन जिलों को टारगेट करके हमको काम करना पड़ेगा। और से महिला विकास निगम इस दिशा में काम कर रही है। समाज कल्याण विभाग, हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है, जिसके श्री प्रेम पर मीना जी बैठे हुए हैं। दूसरे मित्रों, मैं इतना ही कहूँगा कि पिछले वर्षों में बिहार की सरकार ने महिलाओं के विकास की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है और उसका परिणाम सामने आना दिखाई पड़ रहा है, इसका परिणाम सामने दिख रहा है। और अभी जिसका जिक्र कर रहे थे रमेश ऋषिदेव जी कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, और आज इसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। आप गांव के इलाके में जाइए तो महिला अनपढ़ है, निरक्षर है, बोल नहीं सकती है, लेकिन वो माइक पर आकर लिखा हुआ कागज लेकर आती है और भाषण कर रही है। कोई सोच नहीं सकता था कि बिहार के अंदर महिलाएं और जो पंचायत के आरक्षण का जो लाभ दिखाई पड़ रहा है, महिलाओं के दरवाजे पर भीड़ लगी है, भले वो अंगूठा लगाती होगी, लेकिन उसके अंदर जो सशक्तिकरण हुआ है इस पंचायत में आरक्षण के कारण। और बिहार का अनुसरण करते हुए देश के कम से कम 15 से ज्यादा राज्यों ने अपने अपने राज्य में अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के अंदर महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण देने का काम किया है। और मैं भारत सरकार से भी आग्रह करूंगा कि यद्यपि संविधान में महिलाओं के लिए लोकल बॉडी में 33% आरक्षण का प्रावधान है, मैं भारत की सरकार से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से बिहार ने 50% का प्रावधान किया है, भारत के संविधान में संशोधन करके और पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए 50% का प्रावधान किया जाना चाहिए। मित्रों, हम लोगों ने 2008-9 से जेंडर बजट प्रारंभ किया था कि हम जो प्रति वर्ष जो हम बजट पेश करते हैं, उस बजट के अंदर हम लोग महिलाओं पर कितना व्यय करते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां 12-13 में और हम लोगों ने 7,835 करोड़ रुपया 7835 करोड़ 2012-13 में महिलाओं पर खर्च किया था, वहां पर 19-20 में ये राशि बढ़कर 30,874 करोड़ रुपया हो गया। यानी बजट हमारा अगर 2 लाख करोड़ का बजट है तो हम 30,874 करोड़ रुपया केवल महिलाओं के विकास पर हम खर्च कर रहे हैं। और इसमें मित्रों, मुझे खुशी है कि बिहार की सरकार, मैं उन योजनाओं के बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, लेकिन आप कि बिहार के अंदर लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती, क्या कारण था? तो ध्यान में आया कि गरीबी के कारण उनके पास कपड़े नहीं हैं, इतने कपड़े नहीं कि वो प्रतिदिन स्कूल जा सके। तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि स्कूल हम सभी लड़कियों के लिए हम कपड़ा खरीदने के लिए पैसा देंगे। और आपको मालूम है कि आज बिहार की सरकार कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को 600 रुपया प्रति वर्ष कपड़ा खरीदने के लिए पैसा दे रही है। और वही लड़कियां जब कक्षा 3 से 5 में चली जाती हैं तो उनको 700 रुपया दिया जा रहा है। कक्षा 6 से 8 की लड़कियों के लिए 1000 रुपया और कक्षा 9 से 12 की लड़कियों के लिए 1500 रुपया प्रति वर्ष प्रति लड़की को बिहार सरकार की ओर से पैसा दिया जा रहा है। और ये 600 हो या 1500 हो, अब वही लड़की जिसके पास कपड़े नहीं थे ठीक प्रकार से पहन कर जाने के लिए, वो लड़की फ्रॉक पहनकर, स्कर्ट ब्लाउज स्कर्ट पहनकर, बेहतर कपड़े पहनकर आज स्कूल जा रही है। और देखिए, इन सब चीज़ों का परिणाम ये हुआ है
कि मैट्रिक की परीक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। यानी पिछले साल 2019 का जो आंकड़ा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में मैट्रिक की परीक्षा देने वाली और उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा थी, और ये सारा इन्हीं चीजों का परिणाम है। और बिहार देश का पहला राज्य जिसने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना प्रारंभ की। हम लोग को लगा कि अगर लड़की को मैट्रिक पास कराना है, स्कूल काफी दूर दूर है, हम तुरंत स्कूल नहीं खोल सकते इतनी बड़ी संख्या में, और अभिभावक लड़कियों को इसलिए स्कूल नहीं भेजते हैं कि पैदल कैसे जाएगी, इतनी दूर कैसे जाएगी। हम लोगों ने 9वीं की लड़की को साइकिल के लिए 2000 रुपया देना प्रारंभ किया, फिर बढ़ाकर 2500 किया, अब उसको 3000 कर दिया।